Hi guys, I'm Ashish and you are watching me on Medico Acme India. So guys, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपको एक अच्छा सा पैटर्न देगा बायो स्टैटिस्टिक्स का कि जो ICMR JRF में क्वेश्चंस आते हैं, DBT JRF में क्वेश्चंस आते हैं और एम्स PhD एंट्रेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बायो स्टैट के होते हैं। तो ये सारा कुछ आज मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ आप घबराएं नहीं, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास का वीडियो रहने वाला है। लेकिन ये आपको एक कंप्लीट पैकेज है, जैसे कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो, जो भी लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा आउटलाइन तैयार करके देगा। इसके आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें और घबराएं नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले देख रहे हो आप, हु इज़ द फादर ऑफ द बायो स्टैटिस्टिक्स। कभी कभी क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होने चाहिए। आप वर्कआउट करो इस पे और मैं आपको सबसे अंत वाले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप सब लोग मोस्टली जानते ही हो कि मैं आशीष हूँ और PhD मैं कर रहा हूँ एम्स दिल्ली से और क्वालिफिकेशंस मेरी दी है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर बायोस्टैट में आप आते हो तो डाटा। व्हाट इज़ डाटा? तो एक जनरल टर्म में अगर मैं आपसे पूछूं कि डाटा क्या है, सपोज़ मैंने आपको बोला कि आप डिफरेंट स्कूल्स में जाओ और वहाँ पे पता करो कि कितने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में कितने हैं, प्राइवेट स्कूल में कितने हैं। तो ये एक आपको क्या करेगा, एक डाटा बना के देगा कि दिस A school has this number of students, B school has this number of students, C school has this number of students, ठीक है। तो वो एक डाटा हो गया, डाटा ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है। तो ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप कहीं भी लो। अगर आप किसी भी चीज़ को क्वांटिटेटिवली स्टडी करना चाहते हो या रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो डाटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डाटा इज़ अ सेट ऑफ फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, कुछ नंबर होगा। वेट है किसी का तो वेट का क्या होगा, केजी में होगा या कोई नंबर होगा फिक्स, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली डाटा को डिनोट करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ टर्म्स भी दिखते हैं जो कि आपको डाटा में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि उसका वेट कितना है, ठीक है। अगर इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द वेट, एग्जैक्ट वेट, तो आप बोलोगे कि ही इज़ हैवी लाइक ओबेस, ऐसे बोलोगे आप। उसकी हाइट कितनी है, आप बोलोगे टॉलर, स्मॉलर। तो ये ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो कि डाटा को डिनोट करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डाटा कितने हैं। सैम्पलिंग इज समथिंग विच इज मेकिंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज ऑफ द सैम्पल। अगर आप सैम्पल डिफरेंट स्कूल्स के ले लिए, मान लो मैंने स्कूल का एक एग्जाम्पल दिया है तो आगे तक स्कूल ही लेके चलूँगा। तो स्कूल के मान लो आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के नंबर को ले लिया, अब उसको क्या करोगे आप, उसको कहीं ना कहीं तो आप यूज़ करोगे, है ना। ऐसा नहीं आपने डाटा ले लिया, डाटा लेके कहीं पे आपने रख लिया, तो ऐसा तो नहीं है। उसका कहीं ना कहीं पे आप करोगे। जैसे मान लो आपको अगर देखना है कि HRD को देना है, HRD देख के बताएगी कि गवर्नमेंट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पुअर बैकग्राउंड से हैं, कितने बच्चे रिच बैकग्राउंड से हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स मान के चलो कि बहुत अच्छा स्टेटस है उनका। तो ये सब कुछ आप देखोगे। तो ये एक्चुअली सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू आर गोइंग टू मेक कंक्लूजन अबाउट द डाटा। तो सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस, डाटा इज अ वैल्यू और डाटा इज अ इंफॉर्मेशन। सो ये दो टर्म्स एक्यूरेसी और प्रेसिजन बहुत बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको देखें। एक्यूरेसी क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ द डाटा फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। सपोज आपने मीन ले लिया कि इतने स्कूल्स में इतने इतने बच्चे हैं, सपोज आपने 100 स्कूल्स के डाटा लिए, आपको पता चला कि हर स्कूल में 560 बच्चे पढ़ रहे हैं एज एन एवरेज। अब वो एवरेज अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्कूल DPS से आप कंपेयर करो, पता चला आपको DPS में 700 बच्चे हैं, तो 560 जो मीन वैल्यू है वो एक 700 DPS में है मान चलो, और मान चलो 750 DAV में है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना है, 560 जो एवरेज है होने चाहिए, वो कितना है 750। तो आप बोलोगे कि 750 जो DPS वाला है दैट इज मोर एक्यूरेट देन, जो कि 700 जो DPS वाला है इज मोर एक्यूरेट देन DAV जिस 750। तो ये एक्यूरेसी होता है। प्रेसिजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजर्ड वैल्यू। आपने DAV के बहुत सारे मान जो ट्रायल लिए, हाँ उसमें आपको क्या हुआ, एक 700 आया, एक 701 आया, एक 702 आया, लेकिन मीन वैल्यू क्या है 560 है, ट्रू वैल्यू क्या है 560 है, लेकिन आपको 701, 710, 715 जैसे आ रहे हैं। तो आप 700 रिपीटेड टेस्ट जो कि क्लोज हैं एक दूसरे से, रिपीट यहाँ पे आप ध्यान दो, रिपीटेड टेस्ट जो कि एक दूसरे के क्लोज हैं, दैट विल बी योर प्रेसिजन।
और अगर ट्रू वैल्यू से हम बात करें दैट इज़ एक्यूरेसी। तो यहाँ पे बात आती है कि दो टर्म्स फिर आएंगे आपके, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब टेस्ट क्या है ये बाद में जानोगे आप कि टेस्ट क्यों करते हैं, क्या होता है। अभी बस ये जानो जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बहुत बार ये पूछा जाता है। सपोज आपने क्या किया कि आपने एक स्टेटमेंट दिया कि मान चलो ये इंटरवेंशन देने से हमारी बीमारी में ये असर पड़ रहा है, या आपने मान चलो किसी को बहुत सारे एस्पिरिन खिला दिए, एस्पिरिन खिलाने के बाद आपने देखा कि हमें मान चलो कोरोना में कितना असर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक हाइपोथेसिस होगा कि जो एस्पिरिन्स आर मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट्स विथ कोरोना। अब क्या है कि अब मान जो कोरोना के आपने डाटा तैयार कर लिए, वो डाटा आपका यूनिफॉर्म है नहीं है, दैट विल बी टेस्टेड अगेन विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक नॉट फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अगर मान के चलो आपने एक ग्राफ बनाया इन्फॉर्मेशन का या डाटा का, तो आपको क्या मिला कि 2 एक्सट्रीम्स होंगे। मीन वैल्यू के आसपास आप देखोगे कि बहुत सारे मतलब वैल्यूज़ होंगे। मीन वैल्यू से जितने आप दूर जाओगे उतना क्या होगा, वैल्यूज़ कम होते जाएंगे। तो दैट इज़ एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है डाटा का, है। तो वो जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो करेगा डाटा, दैट विल बी टेस्टेड विथ टी टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा। और नॉन पैरामेट्रिक जो होंगे वो काई स्क्वायर टेस्ट बेस्ट एग्जांपल हैं। यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट का बहुत बारी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, एम्स पीएचडी में भी पूछा है, डीपीटी जेआरएफ में भी पूछते हैं और आईसीएमआर जेआरएफ में भी पूछते हैं। तो प्लीज़ आप ये याद रखें, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, बाकी जितने भी आपको वहाँ नाम देखने के लिए मिलेंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, वो सारे ही पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। काई स्क्वायर का एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है, काई स्क्वायर इज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। आज इंडिपेंडेंस डे भी है, आप ऐसे याद रख लो कि काई स्क्वायर इज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंट टू डाटा अगर कहीं मिलते हैं तो उसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो दैट विल बी डन विद द काई स्क्वायर टेस्ट। तो एक्चुअली ये टेस्ट है क्या, टेस्ट ये है कि आप अगर दो डाटा है आपके पास में, उस डाटा को आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। कौन से टेस्ट लगाओगे कि डाटा में आपको वेरिएबिलिटी पता चलेगी और डाटा में रिलेशन पता चलेगा, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली द टेस्ट। तो डाटा सैम्पलिंग, ये सारे वर्ड्स आप प्लीज़ याद रखना। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा होते कितने तरह के डाटा हैं। तो डाटा बेसिकली 2 तरह के होते हैं, आपको सबको पता होगा, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव, अगर लेमैन टर्म में बोले तो। लेकिन इसको हम अगर बायोस्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको 2 नाम देते हैं, दैट इज़ कैटेगोरिकल एंड कॉन्टिन्यूअस। कैटेगोरिकल इज़ क्वालिटेटिव और फीचर्ड डाटा, जहाँ पे आपको मैं बताना कि जैसे हाइट लो, आप बोलोगे टॉलर है या फिर आप बोलोगे स्टंटेड है या स्मॉलर है, तो ऐसे बोलोगे आप। तो दैट इज़ एक्चुअली कैटेगरिकल। यहाँ पे क्या किया हमने, एक कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे दिया है, वैल्यूज़ नहीं दिया कि हम क्या किया है, हमने क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक दिया है। कॉन्टिन्यूअस डाटा इज़ दैट जहाँ पे आप वैल्यूज़ बताओगे कि 1.8 मीटर, 1.7 मीटर, 1.6 मीटर, फलाना। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूअस डाटा में आती है, जहाँ पे यू हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू आर गोइंग टू हैव अ क्वान्टिटेटिव वैल्यू फॉर दैट, ठीक है। तो दैट डाटा इज़ कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस डाटा। अब कैटेगोरिकल डाटा के भी दे आर डिफरेंट पार्ट्स, नॉमिनल, बाइनोमियल एंड ऑर्डिनल। जो नॉमिनल है, नॉमिनल विल बी नेम्ड कैटेगरीज। नेम्ड कैटेगरीज जैसे कि आपको बताया कि सपोज स्मॉलर, टॉलर, मिड हाइट के, तो या फिर आप किसी को डिजीज़ को अगर कह रहे हो तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, नॉमिनल में आती है। बाइनोमियल डाटा हैज़ एक्चुअली 2 वैल्यूज़, सक्सेस और फेल्योर, येस या नो में आंसर होगा। ऑर्डिनल डाटा हैज़ डिफरेंट ऑर्डर्स, जहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वाला केस आएगा, ठीक है। नेम्ड कैटेगरी में कुछ भी आप नाम दे सकते हो उसके लिए, डाटा के लिए वहाँ पे, लेकिन वो क्या होगा कि ऑर्डर में नहीं होगा, ऑर्डर वहाँ पे नहीं बताएगा कि स्पेसिफाई सिर्फ नाम को करेगा। कैटेगरिकल में कैटेगरीज विथ एन एम्प्लाइड ऑर्डर से ये मतलब है कि अगर आप डिजीज़ के सीवियरिटी को देखो तो ये क्या होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब परफॉर्मेंस को देखो तो पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ये एक ऑर्डर है जहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज़ एन ऑर्डिनल डाटा, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा और एक ट्रू कॉन्टिन्यूअस डाटा, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डाटा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर आप दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अब जो वो कितने डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे होंगे जो घर के पास से होंगे, कुछ बच्चे होंगे बहुत दूर से होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि
एक आपको पर्टिकुलर नंबर नहीं देखने के लिए मिलेगा, घर के आसपास के भी बच्चे हैं, दूर के भी बच्चे हैं जो बस से आ रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस डाटा में आएंगे, जो ट्रू कॉन्टिन्यूस एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन अगर आप बात करो कि आप मान लो देख रहे हो कि स्टेशन से कितने ट्रेन डिपार्ट कर रहे हैं, कितने टाइम पे डिपार्ट कर रहे हैं, तो यू विल हैव अ फिक्स्ड टाइम, दैट इज़ 12 पे कोई होगा, एक 12 बजे होगा, कोई 12:15 में होगा, 12:30 में होगा, 1 में होगा, 12:17 में कोई ट्रेन जल्दी डिपार्ट करते हुए आपको नहीं दिखेगी, 11 में नहीं दिखेगी। तो ये एक टाइम जो क्या है पर्टिकुलर नंबर है, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर है 12:10 दे दिया तो 12:10 हो सकता है, 12:11 नहीं हो सकता कभी ट्रेन स्टार्टिंग टाइम। मेट्रो की बात नहीं कर रहा मैं इंडियन रेलवे की ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जो रिजर्व या एसी आप राजधानी के लिए बात कर लो, तो वो सारे क्या है एक फिक्स्ड नंबर होता है, पर्टिकुलर नंबर होता है। तो इस तरह के डाटा जहाँ पर्टिकुलर नंबर वो डिस्क्रीट कहलाएगा, और जहाँ पर कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, जैसे आपको एग्जांपल दिया मैं, डिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, तो वो क्या होगा एक ट्रू कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टडीज़ इन हेल्थ साइंसेस। हेल्थ साइंसेस में बहुत सारी, ये एक्चुअली स्लाइड पीछे होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख लो इसको क्या होता है। तो क्या होता है अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, बेसिकली मेडिकल फील्ड में करो या आप कोई भी फील्ड में करो, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टडीज़ होते हैं। फर्स्ट जो स्टडी है वो सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। यहाँ आपको एक लैब की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस कर सकते हो। तो ये एक रिव्यू टाइप से है जहाँ पे आप डिफरेंट पेपर्स को देखते हो, वहाँ से आप जैसे बोला नहीं, कलेक्ट्स ऑल पास्ट स्टडीज़ ऑन द टॉपिक एंड स्टैटिस्टिकली कंबाइन द रिजल्ट। क्या करोगे आप, बहुत सारे पेपर्स देख लोगे, पेपर्स से क्या किया, पब्लिकेशन से आपने डाटा निकाल लिया, उस डाटा को अब क्या करोगे आप एक दूसरे से कोरिलेट करके देखोगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज स्टडीज़ विच हैव बीन डन इन द एरिया। ठीक है, तो उस तरह के जहाँ पर कि आप ड्राई लैब करते हो, दैट इज़ मेटा एनालिसिस, जहाँ पे आप डिफरेंट पेपर्स को एनालाइज करके एक कंक्लूजन देते हो। सेकंड इज़ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप्स में केसेस को रैंडमाइज करते हो। सपोज आपने किसी डिजीज़ को कंसिडर किया, डायबिटीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में आपने असाइन किया, और वो रैंडमली असाइन किया, ऐसा नहीं कि आपको पता है, वो ब्लाइंडेड होगा बिल्कुल, और वहाँ पे आपने एक कंट्रोल भी रखनी है, उसके साथ में आप कंपेयर करो, दैट इज़ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। क्वाजी एक्सपेरिमेंट वहाँ होगा जहाँ पे आपने रैंडमली नहीं किया, दैट इज़ सेम लाइक RCT जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, सेम वैसा ही होगा, जहाँ वहाँ पे क्या करोगे आप रैंडमाइज नहीं करोगे, रैंडमाइजेशन नहीं करोगे, मतलब कि आप किसी भी पेशेंट को मतलब एक ब्लाइंडेड आप नहीं करोगे वहाँ पे स्टडी, है ना। वहाँ क्या करोगे, आपने आया, आपको पहले से पता है कि इसको इस ग्रुप में देना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपने कि ब्लाइंड कर दिया या पेशेंट को नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन से ग्रुप में कौन सा पेशेंट जाने वाला है। यहाँ आपको पहले से पता होगा कि ये पेशेंट इस ग्रुप में जाने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड द क्वाजी एक्सपेरिमेंट। कोहर्ट स्टडी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ आप एक रिस्क फैक्टर की बात करते हो। सपोज आपने निकोटीन जो तंबाकू खा रहे हैं उनका आप आउटकम देखना चाहते हो डिफरेंट पॉपुलेशंस में, तो वो कोहर्ट स्टडी होगा। वहाँ क्या होगा, कोहर्ट मीन्स पॉपुलेशन, तो आपने एक पॉपुलेशन को लिया, उस पॉपुलेशन से आपने क्या किया, डिफरेंट चीज़ों को देखने स्टार्ट कर दिए। तो अब यहाँ पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्वाजी कंट्रोल ट्रायल, कोहर्ट स्टडी, ये तीनों जो आपको हैं ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी जहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट फॉलो करते हो। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है, अब देखो, केस कंट्रोल ट्रायल, केस कंट्रोल ट्रायल भी एक्सपेरिमेंटल में ही आता है बेसिकली, लेकिन कभी कभी आप केस कंट्रोल ट्रायल जो है ऐसे भी कर सकते हो आप कि ऑब्जर्वेशनल में ले लिया, जहाँ पे आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन बनानी है, आपने क्वेश्चनेयर बना लिए या फिर मान के चलो आपने रिपोर्ट तैयार कर लिया, वहाँ से आपने स्टार्ट किया और अपने आप को देखना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस कंट्रोल स्टडी में। तो उसमें क्या होता है कि आप हिस्ट्रीज ले लेते हो डिफरेंट पीपल के, और उनको आप क्या करते हो, आप एक स्टडी में शामिल करते हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी वहाँ है जहाँ पे यू हैव टू असेस द प्रीवेलेंस ऑफ एन आउटकम इन अ ब्रॉड पॉपुलेशन एट वन टाइम पॉइंट। बस यहाँ फॉलोअप नहीं है आपका, एक ही टाइम पॉइंट पे आपने क्या किया, उसका प्रीवेलेंस देख लिया कि मान लो अगर आपको आर्थराइटिस देखनी है, आपने आर्थराइटिस में देख लिया कि ये टाइम पॉइंट पे इतने लोग हैं जिनके इतने इतने जॉइंट्स क्या हैं, अफेक्टेड हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल सर्वे हो गया जहाँ पर क्या किया आपने कि उनके जॉइंट्स जो भी अफेक्टेड हैं आर्थराइटिस में, उनके आपने डिटेल्स ले लिए। केस रिपोर्ट भी सेम इसी तरह है, डिटेल हिस्ट्री आपने लिया है, स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होंगे यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो केस रिपोर्ट भी ऐसे ही होता है जहाँ पे आपने क्या किया, एक दो पेशेंट्स ले लिए, उनके केस ले लिए, आपको जहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ मिली है तो वो ले लिया आपने, और उस पर क्या किया आपने, थोड़ा ऑब्जर्वेशनल बेस्ड हो जाता है, इसलिए इसको ऑब्जर्वेशनल कहते हैं। तो फर्स्ट नीचे से सेकेंड और थर्ड भी अगर रख लो तो ये तीनों ऑब्जर्वेशनल हो गए, लेकिन थर्ड नीचे से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल तक ये एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। रिव्यू वाला सिर्फ ऊपर वाला है। तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो कंक्लूजन की, तो मेटा एनालिसिस इज द बेस्ट वन। उससे आप
थोड़ा सा कम कह सकते हो RCT को, लेकिन केस रिपोर्ट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो ये यू कैन सी इन द राइट साइड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्लूजन इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, है ना। तो मेटा एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यू आर टेकिंग लाइक 20 ऑफ पेपर्स और उसको आप कंक्लूसिव वे में डिस्क्राइब कर रहे हो। सो टाइप्स ऑफ स्टडी में इतना ही। सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। अब आपने डाटा लिया, ठीक है, डाटा में अब आपने ले लिया, तो अब क्या हो, डाटा को तो आप हर जगह डिनोट नहीं करोगे। डाटा में कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए जहाँ जो कि क्या करेगा, पूरे डाटा को डिनोट करेगा, ठीक है। तो वो डाटा वैल्यू कौन सी होगी जो डाटा को डिनोट करेगा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because that shows the tendency for the values of random variable to cluster around its mean, median and mode. अगर मान चलो उन वैल्यू की बात करें जो रिप्रेजेंट करेगा, उनमें सबसे पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए कि वहाँ पे जो है, जो हम डाटा वैल्यू रख रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, सेंट्रल वैल्यू जो हम चूज़ कर रहे हैं, वहाँ के आसपास में बहुत सारे डाटा क्या होने चाहिए, कॉन्सेंट्र करने चाहिए। मतलब कि बहुत सारे डाटा उसके आसपास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे आउटलायर्स को ही आपने सेंट्रल वैल्यू बना दिया, नहीं। आपको क्या करना है, एक ऐसा वैल्यू लेना है जो कि पूरे डाटा को डिनोट करे। अगर आप क्लास में मान लीजिए किसी बच्चे को आप चाहते हो कि रिप्रेजेंट करे या CR बने, तो आप क्या चाहोगे कि उसका जो है परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, मतलब एक आइडियल हो। एक अगर हम ऐसे लेमन लैंग्वेज में इसको देखें तो एक आइडियल हो। तो वो आइडियल वैल्यू कौन सी होगी? वो आइडियल वैल्यू होगी मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, जो कि एक डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। अब बात आती है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछते हैं कि जो इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा होता है? बेस्ट सूटेड सेंट्रल टेंडेंसी इन अ डाटा इज़ अ मीडियन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल में कि आप जब ऑर्डर करते हो डाटा को तो वो मिड वैल्यू होता है, मीडियन, है ना। तो मीडियन इज़ द मिड वैल्यू, सो इट रिप्रेजेंट्स बेस्ट, ओके। यहाँ पे आउटलायर्स का चक्कर भी थोड़ा कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखो, द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एंटायर डाटा। जैसे मैंने बताया कि रिप्रेजेंट करेगा वो, है ना। तो फर्स्ट होता है मीन, जो कि एक मैथमेटिकल एवरेज ऑफ ऑल द डाटा वैल्यूज होगा। सिंपली आप एवरेज कह सकते हो मीन को। मीडियन इज द मिड डाटा वैल्यू ऑफ द ऑर्डर डाटा। ऑर्डर डाटा क्या है? ऑर्डर डाटा ये है, मान चलो कोई डाटा लिया आपने, आप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ले लो इन द क्लास, तो वो क्या करोगे आप कि मान लो 33 से होंगे, किसी के 89 होंगे, किसी के 99 भी होंगे, किसी के 100 भी होंगे, किसी के फेल भी हुआ होगा बेचारा 25 लेके, है ना। तो इन सारी जो मार्क्स ऑब्टेन की गई है बच्चों के द्वारा, उनको क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर में लाएंगे। ऑर्डर कैन बी असेंडिंग, कैन बी डिसेंडिंग। आप ऊपर से भी ले सकते हो, 100 से भी नीचे आ सकते हो, 25 तक। अगर 25 मिनिमम है तो 25 से भी ऊपर जा सकते हो। तो मतलब कहने का ये है कि ऑर्डर होने चाहिए, सक्सेसिव ऑर्डर हो या रिसेसिव ऑर्डर हो। तो ऑर्डर मिल गया तो यू आर नाउ गोइंग टू ईजिली आइडेंटिफाई द मिड वैल्यू, दैट इज मीडियन, ठीक है। तो मिड वैल्यू जो है वो मीडियन होगा। मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। अगर मान के चलो कि बहुत सारे बच्चों ने 55 नंबर लाए हैं एग्जाम में, तो 55 विल बी द मोड। मोस्ट अकरिंग डाटा यू कैन से इज़ द मोड। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। प्लीज़ इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू मीडियन, 2 इंटू मीन, मोड इक्वल टू। सो गाइस, अब बात करते हैं मीन की। मीन इज एक्चुअली सिंपली नोन एज द मैथमेटिकल मीन और मैथमेटिकल एवरेज। तो मीन एवरेज कह लो आप, ये तीन तरह के होंगे। अरिथमेटिक मीन होंगे, ज्योमेट्रिक मीन होंगे और हार्मोनिक मीन होंगे। अरिथमेटिक मीन क्या होगा? हमेशा आप देख सकते हो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन हमेशा क्या होगा कि ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन देन हार्मोनिक मीन। वो भी आप देख लोगे जब समझोगे तो। अब फर्स्ट जो है फॉर ग्रुप डाटा, फॉर अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा इज़ दैट डाटा जहाँ पर कि आपको एक क्लास इंटरवल मिलेगा। सपोज मैंने आपको एक डाटा दिया, वहाँ बोला कि 40 से 50 के बीच में जितने बच्चों ने मार्क्स लाए हैं उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो 40 से 50 इज़ द ग्रुपिंग, एक्चुअली रेंज यू कैन से। तो अब बात आती है यहाँ रेंज की, और यहाँ आती है और क्लास इंटरवल की। तो रेंज वो होता है, सपोज़ अगर आपका रेंज हम बोले कि आप रेंज निकालो, तो रेंज इज़ ऑलवेज, सपोज 99 इज़ द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास एंड 21 इज़ द लोएस्ट मार्क्स इन द क्लास। अगर आप उसको कम कर दो, मतलब माइनस कर दो हाईएस्ट से लोएस्ट को, तो दैट इज़ योर रेंज। तो 78 इज़ द रेंज, 99 माइनस 21 इज़ लाइक 78। 78 इज़ योर रेंज। तो फॉर ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है मीन की। जो मीन आप अनग्रुप डाटा में निकालोगे, मतलब अनग्रुप से मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल डाटा जहाँ वैल्यूज़ हैं आपके पास में, रेंज मतलब क्लास नहीं है, ठीक है। तो वहाँ क्या करोगे आप, सम ऑफ ऑल द एक्स इज द वैल्यू, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द टेस्ट। सपोज 100 बच्चों ने अगर पार्टिसिपेट किया है
ठीक है, और टोटल सम मिला के अगर मान लो 9880 आ रहा है तो 98.8 विल बी योर मीन, है ना। तो दिस इज जस्ट लाइक ऑल द डाटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द मार्क्स मतलब ग्रॉस मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर ग्रुप डाटा ये अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी भी आती है, यहाँ पे क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। अब मान के चलो कि क्या करेंगे हम, एक ग्रुप डाटा में आप देखोगे कि हमने आपको बताया कि 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, तो दैट इज़ योर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, उस क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं, एंड एक्स इज़ द मार्क्स, ठीक है। तो x इज़ द मार्क्स। अब मार्क्स मान लो 55 हैं, जैसे बताया आपको, मान लो 4 बच्चों के द्वारा लाई जा रही है, तो आप क्या करोगे, 4 × 55 करोगे, 4 × 55, 4 इज़ द फ्रीक्वेंसी, x इज़ द वैल्यू, तो 4 × 55 प्लस, अब मान लो 56 है, वो 2 बच्चों के द्वारा लाई गई है, तो 2 × 56 हो जाएगा। तो सिंपली क्या है, fx का सम हो जाएगा, जितने मार्क्स हैं, जितने बच्चों के द्वारा लाए गए हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे उनको, तो प्लस जितने बार हैं, जो भी डाटा, जितने भी मार्क्स हैं, सबको आप सम करोगे और डिवाइडेड बाय सेम n हो जाएगा। n इज़ व्हाट, n इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, 4 मान लो 55 लाए, 2 ने 56 लाया, तो वो सब मिला के ग्रॉस n ही होता है, तो वहाँ आपको मैटर करता नहीं है ये। तो आप यहाँ देख लो, सिग्मा एफ एक्स सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मिड इंटरवल वैल्यूज फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, वही बता रहा है। मिड वैल्यू क्या होता है, क्लास इंटरवल जो है आपको बता दिया कि 40 से 50 का है, तो मिड वैल्यू क्या होगा, तो मिड वैल्यू 40 और 50 का होगा 45, 40 + 50/2 = 45, तो मिड वैल्यू 45 का होता है। अब बात करें ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन इज़ नथिंग बट द लाइक प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डाटा, और उसको हम क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। तो मतलब ये लगा लो कि अगर आप मान लो 3 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों के मार्क्स मान के चलो अगर कितने हैं, 40 50 60 है, ठीक है। 40 × 50 × 60 उसको क्यूबिक कर देंगे, 3 इज़ क्यूबिक, सो n = 3, तो क्यूबिक 40 × 50 × 60 का क्यूबिक करोगे तो जो आएगा बन के वो आपका होगा ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन सेम वैसे ही है, वहाँ क्या करते हो आप कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो आप मान चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ऊपर जाएगा, और हर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसको आप रेसिप्रोकेट कर दोगे, दैट इज़ 1/x1, 1/40 समझ लो, 1/50 समझ लो, 1/60 समझ लो, तीनों को सम कर दोगे और उसको 100 में डिवाइड करोगे, 100 से नहीं डिवाइड करोगे, 100 में डिवाइड करोगे, तो दैट इज़ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को आप रेसिप्रोकल मीन भी कह सकते हो। वहाँ क्या करते हैं कि हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के फॉर्म में लाते हैं डाटा को, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन इज़ नथिंग बट द मिड वैल्यू, बट इसको निकालना थोड़ा सा हेक्टिक तब हो जाता है जब यू हैव एन इवन नंबर। ऑड नंबर में क्या है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी जो बचे मीडियन हो जाओ, तो ये वाला सिस्टम चलता है वहाँ पे। लेकिन अगर आप बात करो कि इवन है, तो इवन में क्या होंगे, आधे उधर गए, आधे इधर गए, बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो आप क्या करोगे, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम करते हैं कि n/2, दैट इज सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 50 क्या हो गया, n/2, n/2 का टर्म हो गया, मतलब 50 n/2 टर्म हो गया, और 51 हो गया आपका n/2 + 1, है ना। 51 मतलब 51st और 58th, ये दोनों टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2। 58th वैल्यू ऐसे समझो, 58th वैल्यू पे अगर 100 मान के चलो कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो 58th वैल्यू के जो मार्क्स हैं प्लस 51st वैल्यू के जो मार्क्स हैं, इन दोनों को जोड़ दो मार्क्स को और डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट विल बी योर मीडियन। सो एक प्रॉब्लम है आपके पास में ये, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो, फाइंड मीन मीडियन मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जहाँ पे आपको डाटा दिए गए हैं, ठीक है। इन डाटाज को आपको 20 आपको डाटा सेट मिलते हैं, 20 का डाटा सेट है, n = 20 हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर करना है। आपको अगर मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आता है तो आप सबसे पहले ऑर्डर करोगे। ऐसे आप अगर 30 मार खान बनोगे तो आपके गलती होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो 30 मार खान नहीं बनना है कि आप कितने भी मतलब होशियार हो, तो आपको ये करना होता है। एग्ज़ाम में आपका जो लेवल होता है, बाहर के एम्बियंस होते हैं, वो आपको फेवर नहीं करता कि आप मतलब हर बोलते हैं कि हर कायनात आपको चाहेगी कि आप आगे नहीं बढ़ो, तो एग्ज़ाम में वही होता है, सब कुछ चाहेगा। एग्ज़ाम आपने नोटिस किया होगा, एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ना कभी बस मिलने का है, ना कभी आपको कोई तैयार होगा जाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो सारी कायनात ये चाहती है कि आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा वो हो जाओ, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर करना, जितना आप प्रिकॉशन लोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ऑर्डर डाटा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर लो,
ठीक है। इसके बाद आपको n नंबर जो है वो आपको 5-6 बार काउंट करना है। कभी 21 दे देते हैं एग्जाम में, हो तो आप 20 तो लगा के आ जाओगे, लेकिन 21 वहाँ होगा, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए आप सबको सम करोगे, 395/20 इक्वल टू 19.75। मीडियन देख लो 18 हो गया, मोड देख लो 16 हो गया। तो यहाँ पे आप ये पैटर्न आपको हमेशा ही मिलेगा कि मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। जैसा आप देख रहे हो 19.75 इज़ ग्रेटर देन 18, 18 इज़ ग्रेटर देन 16। तो ये एक टिपिकल डाटा है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ना, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 32 है, मिनिमम वैल्यू 8 है। तो रेंज निकालने के लिए बोलो इसका तो क्या हो जाएगा 32 - 8, मैक्सिमम वैल्यू बाय माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये कितना हो जाता है 32 - 8 24। तो इसका रेंज हो जाएगा 24। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डेविएशंस। सेंट्रल डेविएशंस क्या है कि डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अगर मान के चलो मैंने आपको एवरेज बताया पिछले वाले एग्जाम्पल में 19.75 है, ठीक है। यहाँ देखो आप, तो मैं बोलूँगा आपको कि 24 जो है क्या है, मतलब कितना डेविएशन है 24 का 19.75 से। सिंपली आप क्या करोगे 24 - 19.75 कर दोगे या उल्टा कर दोगे, तो आपको जो यहाँ वैल्यू आएगा 4.25 का आएगा। तो सेम चीज़ यही किया गया यहाँ पे। डेविएशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्सन, और वेरिएबिलिटी भी कहते हैं कभी कभी इसको, इन अ डाटा सेट। इट डिनोट्स वेरिएबिलिटी इन द डाटा, सो प्रोवाइड्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डाटा सेट। कोई बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया हूँ मैं, आपको यहाँ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो कि जो सेंट्रल डेविएशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला तो होगा एवरेज डेविएशन मेजर्स, जहाँ कि आप मीन वैल्यू से डेविएशन मेजर कर रहे हो, जैसे 19.75 है, इससे आप देख रहे हो कि कितने डेविएशंस हैं डिफरेंट डाटा के। तो सेम चीज़ यहाँ है वेरिएंस में, v और s² भी बोलते हैं इसको। तो वेरिएंस इज इक्वल टू x - x बार, दैट इज़ कि आपके मान चलो इस केस में अगर 24 था, 24 - 19.75 इज योर मीन, तो 24 - 19.75 इक्वल टू 4.25, 4.25 का स्क्वायर करो, n-1 इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मान चलो 20 बच्चे थे तो 20 - 1 इक्वल टू 19, है ना। तो 4.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19, है ना। लेकिन ये क्या है कि वो आपको एक वैल्यू हुआ, यहाँ पे सिग्मा भी है, तो सिग्मा इज द समेशन, मतलब ये जितने भी वैल्यूज़ हैं सबको आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सबको आपको एक्चुअली क्या करना है कि सबसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है मीन को, उसके बाद जो उसका स्क्वायर बन के आएगा दैट विल बी योर वेरिएंस। सेम स्टैंडर्ड डेविएशन का भी है, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और एसडीबी बोलते हैं कभी कभी इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोस्टैटिस्टिक्स में, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों बेसिकली एवरेज डेविएशन मेजर है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि मीन से कर रहे हैं ना हम, तो मीन में करते हैं, लेकिन मीन से इंडिपेंडेंट भी होते हैं, उसको डिस्टेंस मेजर्स करते हैं, डिस्टेंस मेजर्स कहते हैं, ठीक है। अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे वो डिस्टेंस मेजर्स में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना ही पड़ता है। आप क्या करोगे, 20 डाटा सेट अगर हैं तो 20 को आप क्या करोगे, अलग अलग माइनस करोगे मीन को सबसे माइनस कर लिया, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर किया, फिर उसके बाद सबको सम किया, फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे सिग्मा x - x बार का होल स्क्वायर। फिर n-1 तो ईजिली निकल जाता है, तो n-1 निकालने के लिए टेंशन नहीं है। जो ऊपर वाला है उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होता है, जो टेबल बनाओगे तभी आपका काम आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो अब डिस्टेंस मेजर्स में क्वार्टाइल एंड डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स और परसेंटाइल्स, ये तीन चीज़ें होती हैं एक्चुअली। तो क्वार्टाइल से आपको समझ में आ रहा है कि डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड किया, डेसाइल्स में डाटा को 10 पार्ट में डिवाइड किया, परसेंटाइल में डाटा को 100 पार्ट में डिवाइड किया। अब जो क्वार्टाइल्स होंगे और डेसाइल्स होंगे जो डाटा को डिवाइड करेंगे, कितने होंगे, n-1 पार्ट। अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 4 - 1 इक्वल टू 3, 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 10 - 1 इक्वल टू 9। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, बहुत सिंपल है, देख लो आप, है ना। 25% डाटा, 25% डाटा, 25% सबको क्या किया, 4 भाग में डिवाइड किया, तो 25% डाटा में बट गए। Q1 यहाँ पे है जो फर्स्ट डिवीजन हुआ है Q1 पे, Q2 पे सेकंड डिवीजन हुआ, Q3 पे थर्ड डिवीजन हुआ। Q2 क्या है, मिड वैल्यू है, दैट इज़ द मीडियन, और इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा Q3 - Q1। यहाँ देख लो आप, ये साइड में यहाँ पे है ना, यहाँ पे बबल देखो आप, हाँ, तो यहाँ पे Q3 - Q1 इक्वल टू जो क्वार्टाइल रेंज, उसके बाजू में देखो आप क्वार्टाइल डेविएशन दिया गया है, क्वार्टाइल रेंज बाय 2, क्वार्टाइल रेशियो और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल इज Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1, ये क्वार्टाइल रेशियो कहलाता है, ठीक है। क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय
Q3 प्लस Q1 इक्वल टू क्वार्टाइल रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम तो हज़ारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखना क्वार्टाइल को। डेसाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस ये याद रखो कि 9 डेसाइल्स आर देयर, जैसे D1 करके D1 D2 D3 D9 तक जाएंगे, जो कि आपके क्या होंगे, डेसाइल्स होंगे। तो 9 डेसाइल्स विल डिवाइड द डाटा इनटू 10 डिफरेंट पार्ट्स एंड D5 विल बी द मीडियन। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला जो यहाँ क्वार्टाइल के लिए यूज़ करते हो आप डेसाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं हम कि जो हम एक मान चलो कि डाटा सेट है हमारे पास में, ठीक है। डाटा सेट में क्या किया हमने, उसको डिवाइड किया 25% 25% 25% में, तो हमारे पास एक ऐसा शेप का कर्व आता है बन के, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जो 58 परसेंटाइल वाला है दैट इज़ योर मीडियन, है ना। सेम यहाँ पे आओ 58 परसेंटाइल मतलब Q2 इज़ योर मीडियन। तो सेम चीज़ वही है जो वहाँ पे है, उसको मैंने यहाँ बेल शेपेड में आपको दिखाया हुआ है। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपका कहाँ पे होगा, राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे होगा, लेफ्ट मोस्ट पे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। हमेशा याद रखना, कभी कभी क्या करेंगे आपको ये शेप दे देंगे और बोलेंगे कि मीडियन है कहाँ पे और क्या क्या है, तो ये आपको प्लॉट करने भी कभी कभी आ जाता है। बेसिकली ऐसा वो ICMR में करते ही हैं। प्लीज़ ICMR अगर आप दे रहे हो तो इसको बहुत अच्छे से देखो, इसके अलावे एक सिंगल वर्ड नहीं पढ़ना है आपको ICMR के लिए या एम्स PhD के लिए एक वर्ड नहीं पढ़ना है बायोस्टैट का। पूरा बायोस्टैट कवर होने वाला है आज, थोड़ा टाइम लग रहा है मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, दिस इज जस्ट द समरी एंड नथिंग एल्स। चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मैथमेटिकल फंक्शन। अगर आप सिंपल प्रोबेबिलिटी मैथ्स में पढ़े हो, 10th में सबने पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ क्या करते हैं, हम एक डाइस थ्रो करते हैं, डाइस थ्रो करने के बाद हम क्या देखते हैं कि उसकी चांसेस क्या आने के। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांसेस, तो वही चांसेस यहाँ भी है। तो बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इज चांसेस ऑफ अकरेंस, सेकंड लाइन देखो आप, ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, तो क्या करोगे, आप देखोगे कि कितने कितने रेंज में कौन कौन फॉल कर रहा है, तो कितने बच्चों के चांसेस कहाँ आने के हैं, है ना। तो वो चीज़ जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से पता चलता है। क्योंकि अगर मान लो आपके कॉलेज में 5000 बच्चे हैं, तो आप सबको तो आप नहीं देख सकते ना वहाँ पे। तो वहाँ क्या करोगे आप, वहाँ सबका एक ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग करके आप देखोगे कि एक मतलब जो हाईएस्ट है वो कितना है, कुछ कुछ डाटा बीच बीच से ले लिया, ठीक है। उसको आपने क्या किया, एक कर्व के तौर पे आपने दिखाया वहाँ पे, ठीक है। अभी आप दिखाऊंगा कैसे लिखता है वो। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्ट्स एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ गिवन डाटा। अगले वाली स्लाइड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर अ गिवन डाटा जनरेटिंग प्रोसेस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट में बाइनोमियल में सक्सेस और फेल्योर पे होता है। मान के चलो अगर आपने मान के चलो कि कोई ऐसा चीज़, कोई गेम खेल रहे हो, वहाँ पे आपके क्या चांसेस हैं, या तो फेल होने के हैं या तो पास होने के हैं, मतलब या तो विन या तो लॉस। तो ऐसे केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि वहाँ पे एक आउटकम नोन होता है, ठीक है। ऐसे समझो आप कि मान चलो अगर आप कहीं पे ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन के लिए जा रहे हो, तो आपने स्टेशन पहुंचने का टाइम मान चलो 1 घंटा है और आपके यहाँ से मेट्रो से 20 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो वहाँ एक आउटकम आपका नोन है कि हाँ, मतलब एक आउटकम जो है बायस्ड है कि अगर आप 1 घंटा पहले निकले हो तो 20% है, तो ट्रेन तो पहले नहीं खुलेगी, बाद में ही खुलेगी वहाँ से, है ना। तो ये एक आपका फिक्स है कि अगर आप जाओगे यहाँ से 1 घंटा पहले तो आपको ट्रेन पकड़ना ही है, ट्रेन मिलना ही है, ट्रेन कहीं नहीं जानी है। लेकिन हो सकता है बाय वन चांस की ट्रेन कैंसिल हो जाए। तो एक क्या है कि एक पलड़ा भारी है, आप ऐसे देख लो, और दूसरा पलड़ा क्या है, कम है। बाइनोमियल में क्या था, दोनों के चांसेस इक्वल थे। पॉइजन्स में क्या है, दोनों के चांसेस अलग अलग हैं, एक का पलड़ा भारी, दूसरे का पलड़ा कम भारी। तो दैट इज़ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं, आपको नहीं जानना, वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है वो, इसलिए मैंने नहीं दिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर कि चांसेस आर इक्वल फॉर ईच एंड एवरी आउटकम, ठीक है। अगर आप मार्क्स की बात करो और एक गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, मैं ये मेरा कोई मोटो नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल को मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से मतलब बेकार से स्कूल बात करो जहाँ पर कि बिल्कुल मतलब फॉर्मेलिटी करने के लिए पढ़ने बच्चे आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो बच्चों के 0 मार्क्स भी होते हैं, 100 भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी अनसर्टेन है कि कहाँ पे कौन से नंबर कितने बच्चे ले आएंगे, या फिर ऐसे देख लो आप स्कोर कितना करेगा बच्चा, वो बिल्कुल नहीं है उस जगह पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, जो ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो दिन भर आवारागर्दी करते हैं, तो उनको 0 नंबर भी लाते हैं वो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनमें हीरा भी होता है जो 100% ला रहा है। तो इस केस में क्या है कि 0 से लेके 100 तक आपको रेंज देखने के लिए मिलता है, एंड दैट इज़ नॉट
एक्स लाइक काइंड ऑफ एनी लाइक बायसनेस। तो जहाँ बायसनेस नहीं होगा दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा आपको एक सिमेट्रिकल बेल शेपेड फॉर्म में दिखता है जहाँ एक डाटा की यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। तो देख लो आप यहाँ पे अगर देखो ये म्यू है जो मीन मीडियन मोड होता है हमेशा, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड सेम होता है। पीछे आपने देखा था कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलो अगर आप एक्सपेंड करके बोलते हो तो इसमें सब कुछ सेम होगा, मीन मीडियन मोड। म्यू इज मीन यहाँ पे मीन दिया गया म्यू को, और सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर लेफ्ट जाओ और राइट जाओ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 34.1% डाटा मिलते हैं। अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, फिर से आप सोचो उस चीज़ को। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है कि अगर मान के चलो एक मीन वैल्यू 19.75 वहाँ बच्चों के थे, आपने देखे थे ना वहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिखाया था, वहाँ पे क्या था कि 19.75 था। अब 19.75 से आपने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद पता चला कि आपको 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, तो 19.75 प्लस माइनस 2.5 कर दो, तो उतने में अगर 19.75 2.5 कर दोगे तो कितना होगा, वो हो जाएगा आपको 22.25, है ना। 22.25 और 17.25 अगर माइनस कर दो तो 17.25 से 22.25 तक के बीच में कितने 68.2% डाटा मिल रहे हैं। 34 इधर का 34 इधर का, है ना। तो 62% स्टूडेंट्स के क्या हैं कि 90, अगर वो मार्क्स के हम टर्म में देखें तो क्या है कि 17.25 और 22.25 के बीच में 68% बच्चों ने मार्क्स स्कोर किया। इसका मतलब ये है, ऐसे समझो। तो जो फर्स्ट डेविएशन और सेकंड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर दोनों साइड की बात करो तो उसके बीच में कितने फॉल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना हमेशा अगर पूछे कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने फॉल कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 68.2। अब 13.6 कितने हो जाते हैं, 26 1 27.2। अब 27.2 मिला दो आप इसमें 68.2 में, तो क्या हो जाएंगे बताओ। तो ये हो जाएंगे 68.4 प्लस 20 हो गए कितने आपके 88.4 प्लस 7 हो गए 96 के करीब। तो 96% स्टूडेंट्स जो हैं या फिर 96% डाटा जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन विल comprises of 96% डाटा। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन विल comprise of like 68.2% डाटा। अब 2.1 इधर के ले लो, 2.8 ले लो, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99.8% डाटा हो जाता है। तो दिस 0.1 और 0.1 जो लास्ट में आप देख रहे हो दैट इज एक्चुअली द आउटलायर, जो कि बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो Z डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड Z वैल्यू इक्वल टू लाइक ईच वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो दिस इज योर Z वैल्यू। Z वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है Z टेस्ट करने के लिए। चलो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब क्या करते हैं, किसी भी हाइपोथेसिस जो आपने दिया, मान लो मैंने हाइपोथेसिस दिया कि सपोज मैंने हाइपोथेसिस दिया कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पर्सन्स अपीयरिंग या स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जाम हैव पास्ड। ये मैंने एक दिया, कितना 60% बच्चों ने क्या किया है, एग्जाम पास किया है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये एक हमारा क्या हुआ, एक हाइपोथेसिस हुआ जो मैंने वहाँ पे ले किया है, ठीक है। तो वो लेट डाउन हाइपोथेसिस विल बी द नल हाइपोथेसिस, जहाँ हम बोल रहे हैं कि 60% ऑफ द बच्चे पास होते हैं एग्जाम में जनरली। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, 60% बच्चे नहीं पास करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, तो उसका नेगेशन विल बी योर नल हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज द स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट विच इज लेट डाउन टू प्रूव एनीथिंग, प्रूव योर स्टडी, एक्चुअली स्टडी। ये डिजीज़ के टर्म में आप देखो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 80% ऑफ द वुमेन आर प्रिवेलेंट विद द आर्थराइटिस, हमने ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो कोई भी डिजीज़ को अगर बोल देंगे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स टेक लाइक एजिथ्रोमाइसिन, या मोस्ट ऑफ द लाइक न्यूरोपैथिक पेन पेशेंट्स आर टेकिंग द प्रीगाबलिन, ये भी बोल सकते हैं। तो दिस इज योर नल हाइपोथेसिस। इसका हम बोलेंगे नॉट मोस्ट ऑफ द लाइक सम ऑफ द बोल सकते हैं, तो सम ऑफ द विल बी अ नेगेशन, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस। तो ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप याद रखना। तो प्रोसेस टू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और 2 क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन विल बी योर
टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आप एक पॉपुलेशन मान चलो आप मान चलो एक गाँव में गए, कुछ भी नाम उसका, रामपुर, श्यामपुर, जो भी हो, ठीक है, उसमें आप गए, उसने इसमें से क्या किया आपने 40 लोगों को निकाल लिया, फिर 40 लोगों को निकाले, 40 के अलग अलग ग्रुप बना दिया आपने, या 100 के ग्रुप बना दिए। तो उन ग्रुप में क्या किया आपने, एक ग्रुप का एवरेज लिया, दूसरे ने दूसरे ग्रुप का लिया, तीसरे ग्रुप का एवरेज लिया, सपोज ऑफ हाइट। सपोज आप पहाड़ी इलाके में गए, वहाँ आपने एक ट्राइबल कम्युनिटी में से बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए, उनके आप हाइट मेजर कर रहे हो कि आपको ये जानना है, योर नल हाइपोथेसिस विल बी कि द हाइट ऑफ द mountaineers, or you can say the villagers who are living in the hill ranges have shorter heights। सपोज आपने ये किया है, ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपने 100 के डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। अब क्या कर रहे हो आप कि एक आपका क्या होगा कि ये 100 के मान चलो अगर 500 है तो 5 ग्रुप बनेंगे, है ना। तो 100 का ग्रुप जो है उसका मीन सपोज आपको आया 1.68 मीटर, दूसरे का आया 1.69 मीटर, तीसरे का आया 1.79 मीटर, ऐसे करके आपको कुछ वैल्यूज़ आए हैं। तो वो वैल्यू जो एक पाँचों को जोड़ के फिर जो आप डिवाइडेड बाय 5 करके जो मीन निकालोगे, मतलब ओवरऑल मीन या पॉपुलेशन मीन कहते हैं उसको। पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन, इन दोनों में कभी आप कंफ्यूज मत बोलना। पॉपुलेशन मीन हो गया पूरे ट्राइबल कम्युनिटी का मीन, और जो सैंपल मीन हुआ वो 5 पार्ट्स में जो आपने 100 के डिवाइड किए हैं, दैट इंडिविजुअल मीन का इज़ द सैंपल मीन। तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन ये 2 टर्म होते हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि म्यू इज़ द पॉपुलेशन मीन, एक्स इज़ द सैंपल मीन। तो सैंपल मीन और जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन से अगर आप सैंपल मीन को इंडिविजुअली डिवाइड करो तो इक्वल टू 0 होगा। ये यही बोलना चाह रहा है कि जो आपने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो 5 एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, सही हैं, ठीक है, सही हैं। दिस इज़ एक्चुअली द आइडियल थिंग। नल हाइपोथेसिस इज़ ऑलवेज द आइडियल थिंग, आइडियली वो होने चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम एरर, अब उस एरर की बात करेंगे जो एरर इसको क्या करते हैं, हिंडर करते हैं नल हाइपोथेसिस को प्रूव करने में, ठीक है। सपोज मैंने बोला वहाँ पे कि जो आपने ट्राइबल कम्युनिटी के एवरेज लिए हैं 100 के अलग अलग सैंपल 100 के लिए हैं, अब क्या हो सकता है 1.68, 1.68, 1.68, 1.68। आइडियली क्या आने चाहिए, पाँचों के आपको क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, क्योंकि 100 आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें ग्रुप में, तो 1.68 सबके हाइट आनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन मीन 1.68 आ रहा है हाइट का, तो सबके कितने 1.68 ही आने चाहिए ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 1.68 माइनस 1.68 करोगे तो इक्वल टू 0। वहाँ पे क्या हुआ, सैंपल साइज, सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, है ना। अगर x को आप इधर ले जाओ तो म्यू इक्वल टू x हो जाएगा। तो सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन इज योर नल हाइपोथेसिस ऑलवेज। अब यहाँ पे लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो इन योर रियल लाइफ तो क्या होता है, आप देखो कि 1.68 आया, किसी का 1.69 आ गया, तो दैट इज़ ड्यू टू सम एरर, जो एरर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू नॉट एक्स और सैंपल मीन इक्वल टू नॉट पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन मीन माइनस सैंपल मीन इक्वल टू नॉट 100, अगर सॉरी 0, तो डिफरेंस इज 0 बिटवीन द सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन। तो प्लीज़ जो चीज़ मैं बोला हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार इसको रिपीट कर लो पीछे जाके, ठीक है। और इस जितने भी आपको स्लाइड्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनके आपको स्क्रीनशॉट रखने ही है एग्जाम के लिए। चलो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द चांसेस ऑफ मेकिंग फॉल्स पॉजिटिव एरर, दैट इज टाइप 1 एरर। देखेंगे टाइप 1 एरर क्या है, लेकिन ये याद रखो। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलवेज आइडियली 0.05 होता है, दैट इज़ 5%, है ना। तो इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, मैक्सिमम चांस ऑफ क्लेमिंग फॉल्स व्हेन इट इज़ ट्रू। ये आपको क्लियर होगा आगे वाली स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे याद रखो कि अगर मान के चलो आपने क्या किए हैं कि HIV टेस्ट का एक कैंप लगाया हुआ है, ठीक है। HIV टेस्ट के कैंप में आप क्या बोलते हो कि जो मैक्सिमम चांस हैं जिसमें कि आपको एक पॉजिटिव, आप एक गलत पॉजिटिव दे रहे हो, ठीक है। एक्चुअली में वो क्या है, एक्चुअली में वो जो है टेस्ट में आपके नेगेटिव आए हैं, लेकिन है वो क्या गोल्ड स्टैंडर्ड में पॉजिटिव है, वो बाद में देखोगे आप। पॉजिटिव को आपने नेगेटिव करार दे दिया, सिंपल सी बात ये है। तो दैट इज़ योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टाइप 1 एरर। चलो आगे देखेंगे, ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ आपको जानने की जरूरत नहीं है भी नहीं। सो अब आता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कर्व। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको दिखाया था कि क्या होता है, एक सिग्मा जो अल्फ़ा वैल्यू था, जो अल्फ़ा वैल्यू मतलब कि सॉरी अल्फ़ा बोल रहा हूँ मैं, सिग्मा वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 99.8% डाटा जो है वो 3 सिग्मा में और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाते हैं। अल्फ़ा बाई 2 क्या है अब यहाँ पे,
अल्फ़ा इज़ योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो यहाँ पे था, है ना ये। तो अब आप देखो कि टाइप 1 एरर के कारण आधे किस साइड होंगे, लेफ़्ट साइड होंगे, आधे राइट साइड होंगे। टाइप 1 एरर जिसको आपने क्या किया कि गलती से आपने उसको एक्सपेरिमेंट में गलती हो गई उससे आपको डिटेक्ट करने में, ठीक है। ऐसे जानो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट डिटेक्ट हो गई गलती से, तो जो गलती से डिटेक्ट हो गई तो दैट इज़ नॉट योर चॉइस, तो उसको हम रिजेक्शन रीजन में रखते हैं, रिजेक्शन रीजन में रखते हैं। और बाकी जो डाटा है वो नॉन रिजेक्शन रीजन में होता है। तो टाइप 1 एरर जो है वो बेसिकली क्या होता है, आउटलायर होता है जो रिजेक्टेड रहता है हमेशा। तो एक वैल्यू होती है क्रिटिकल वैल्यू, ये देखो आप α/2, जहाँ पर कि टाइप 1 एरर जाके आपको टाइप 1 एरर का हाफ, दैट इज़ टाइप 1 एरर का हाफ, तो वो जाके 0.05 का हाफ जो 0.025 है, मतलब 2.5% डाटा जो है इधर है, 2.5% डाटा इधर है। अब 2.5 जहाँ पे जिस डाटा वैल्यू पे आके एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है दैट इज़ योर क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे आप डिफरेंट रीजन्स देखोगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्विलाइट रीजन बोलते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, नॉन रिजेक्शन रीजन बीच में आएगा और दोनों टेल पे क्या होंगे, टू टेल्ड है ये। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज टू टेल्ड, है ना, दो एक्सट्रीम्स होंगे। तो दोनों टेल पे रिजेक्शन रीजन होगा, जहाँ पे टाइप 1 है 2.5% होगा। अब बीच में ओवरऑल 95% का नॉन रिजेक्शन रीजन होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर 95% ऑफ द डाटा इज स्टेबल और स्ट्रेंथ ऑफ द डाटा इज 95%, कि 95% ऑफ द डाटा इज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो ऐसे आप समझो कि अगर आपको मान लो मार्क्स देख लिए आपने बहुत सारे बच्चों के, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दे रहे थे और बहुत चाहे, और कुछ थे बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो आउटस्टैंडिंग और पुअर जो है उन दोनों को हम रिजेक्शन में रखते हैं, क्योंकि वो मीन के बहुत दूर होता है ना, उसका मीन से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। मीन के पास कौन होंगे, जो मीन के आसपास भटकने वाले मार्क्स होंगे। मीन से मेरा कहने का मतलब ये कि एवरेज ऑफ द स्कोर्स, ठीक है। तो उन दोनों को हम रिजेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि वो एक आउटस्टैंडिंग हो गया, एक वेरी पुअर हो गया, और बीच में जो हो गया वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है डाटा का। तो 1 माइनस अल्फा डिनोट्स द एक्सेप्टेंस रीजन एंड α/2 डिनोट्स द रिजेक्शन रीजन। हमेशा याद रखना 1 माइनस, कभी कभी आपको वैल्यूज में दे देगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 0.05, है ना। तो 0.95 जो है ये जो मैंने आपको बताया, बस इसी को ये मैथमेटिकल टर्म में डिनोट कर रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आप हमेशा इसको जाके अच्छे से मारोगे, ठीक है। चलो स्क्यूनेस देखते हैं। स्क्यूनेस इज एसेंशियली, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस क्या होता है, कुर्टोसिस और स्क्यूनेस एक्चुअली डेविएशन को दिखाता है, जैसे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था ना, तो डेविएशंस को दिखाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बट इन टर्म ऑफ ग्राफ्स। तो स्क्यूनेस एसेंशियली मेजर्स द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस क्या है, नीचे वाला एक्सिस है। नीचे वाले एक्सिस पे आप देखो क्या हो रहा है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट आप ग्राफ में देखो, मीन सबसे कम हो गया, मीडियन, फिर मोड सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे। तो ये होना चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए, मीन मीडियन मोड तो सेम होने चाहिए। बीच में देखो सिमेट्रिक डाटा में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मीन जब छोटा हो जाए, मीडियन बड़ा हो जाए उससे, और उससे बड़ा मोड हो जाए, तो दैट इज़ एक्चुअली द नेगेटिव डायरेक्शन में उसका वो, इसको हम आप बोल सकते हो कि नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड और राइट हैंडेड स्क्यूड क्या है, देखो इसमें क्या है कि मोड सबसे बड़ा हो गया, मीन सबसे बड़ा हो गया डाटा में, मीडियन हमेशा याद रखो जो एक्स एक्सिस है उस पे डाटा है, ना कि आपके वाई एक्सिस पे है। तो हाइट डू नॉट डिनोट्स योर लाइक मैक्सिमम आउटकम। जो एक्स एक्सिस पे डाटा है उस पे आपको क्या करना है, वो सैंपल डिटेक्ट करना है। तो आप गौर से एक बार इसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा ये याद रखना है कि जो नेगेटिव में है, नेगेटिव में क्या होगा कि मीन छोटा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। वैसे भी आप नेगेटिव बोलोगे, क्योंकि जो यूनिफॉर्म में होने चाहिए क्या होते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा 25% होगा, जहाँ पे मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसका उल्टा हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव ऑलवेज लेफ्ट साइड में होगा, पॉजिटिव ऑलवेज राइट साइड में होगा। स्क्यूनेस देखो राइट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में है ना, हाँ। तो स्क्यूनेस आप देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, है ना। तो प्लीज़ आप स्क्यूनेस को देखो। कुर्टोसिस बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ लैप्टो मतलब भी होता है कि
आपने वो देखो कुर्टोसिस एक्चुअली डिटरमाइंस फर्स्ट की हैवीनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेल्स ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे वो कैसे वेरी कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो प्लेट से मतलब होता है फ्लैट। अब देखो इसका क्या हो गया कि कर्व फ्लैट हो गया, स्टंटेड एंड फ्लैट दैट इज नेगेटिव बोलते हैं इसको, तो ये प्लेटिकुर्टिक हो जाता है। मीजोकुर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फ्लैट नहीं हुआ है वो। मीजोकुर्टिक में थोड़ा सा ऑल्टर हुआ है उसका, जो ऊपर का पीक है, पीक में थोड़ी सी ऑल्टरेशन है, तो मीजोकुर्टिक। तो वो नॉर्मल के इक्विवेलेंट ही होता है, यही बोलना चाह रहा है ये कि वो जीरो है, नॉर्मल के इक्विवेलेंट है, फ्लैट नहीं हुआ वहाँ पे। लेप्टिकुर्टिक जहाँ पर कि हाइट ज़्यादा हो जाए, पीक ज़्यादा हो जाए। पीक ज़्यादा होने से क्या मतलब है यहाँ पे, पीक ज़्यादा होने से मतलब ये है कि जो वहाँ पे डाटा थे, ठीक है, वो डाटा जो वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया था आउटकम से, प्रोबेबिलिटी से, तो उसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। सपोज लो करो कि मीन की उतनी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, उससे ज़्यादा हो गई। तो लेप्टोकुर्टिक, मीजोकुर्टिक, प्लेटिकुर्टिक, ये प्लीज़ आप याद रखना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने का, वो नहीं पूछते, बस ये आपको पूछते हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कॉरिलेशन रिग्रेशन की बात करेंगे तो कॉरिलेशन और रिग्रेशन आप सबको पता है कि कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन किसी टू डाटा सेट में आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ करते हो, है ना। तो वही बोला, रिलेशनशिप बिटवीन टू डाटा ग्रुप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द डाटा टाइप। अब डाटा टाइप जैसा होगा वैसा करेंगे हम। अगर लीनियर रिलेशन आ रहा है तो कॉरिलेशन करते हैं, अगर लीनियर रिलेशन नहीं आ रहा है तो रिग्रेशन करते हैं। अगर कोरिलेशन नहीं हो पाता तो हम रिग्रेशन करते हैं। हमेशा याद रखना, कोरिलेशन फर्स्ट स्टेप होता है, फिर रिग्रेशन होता है। तो डिफरेंस यही है कि जहाँ पे लीनियरिटी होगी वहाँ कोरिलेशन, जहाँ लीनियरिटी नहीं होगी डाटा में तो रिग्रेशन। तो लीनियरिटी पहले हम फाइंड आउट करते हैं, फिर लीनियरिटी नहीं होते तो हम रिग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो कोरिलेशन इट इज़ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू डाटा, जैसा बताया आपको, कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू 0, तो नो लीनियर रिलेशन। अगर रेंजेस फ्रॉम लाइक -1 to +1, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो -1 से +1 में होता है। कार्ल पियर्सन वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, याद रखना बस, कार्ल पियर्सन पूछ सकते हैं आपसे, तो ये याद रखना। रेंजेस फ्रॉम -1 मतलब क्या कि दोनों के बीच का रिलेशन नेगेटिव है। अगर एक डाटा बढ़ रहा है, दूसरा डाटा क्या हो रहा है, घट रहा है। टू पॉजिटिव में दोनों डाटा क्या हो रहा है, इकट्ठे ही साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं या साइमल्टेनियसली घट रहा है ना। तो दैट इज कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स द बाय द स्कैटर प्लॉट। जो स्कैटर प्लॉट डॉट वाला होता है ना, डॉट वाला, तो उस पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन को, तभी आप कोरिलेटी देख पाओ। आप देखोगे डॉट होता है, तो उस डॉट को क्या करते हैं, हम एक लाइन खींच देते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो दैट इज स्कैटर प्लॉट पे डिनोटेशन होता है किसका, कोरिलेशन का। रिग्रेशन इट इज आउटकम बेस्ड फॉर बाइनरी ऑर्डिनल नॉमिनल डाटा, फॉर बाइनरी डाटा लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड। तो प्लीज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन याद रखना कि हम रिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आर वैल्यू भी सेम सिमिलर होता है, 0 to 1, ठीक है, -1 to 1। अब आ जाओ कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूस डाटा में कंपैरिजन। अगर आपको रिलेशन निकालना हो कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूस में, तो आप क्या यूज़ करोगे, तो यहाँ यूज़ ही नहीं कर पाओगे आप। कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूस डाटा को यूज़ करने के लिए आप क्या करते हो, ग्राफ्स का यूज़ करते हो। सपोज कि आपने हिस्टोग्राम का यूज़ किया, कहाँ पे किया है, जहाँ पे एक डाटा हो जहाँ पे वैल्यूज़ हो, दूसरा क्या हो, क्वालिटेटिव हो जहाँ पे फीचर्ड हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, हिस्टोग्राम वगैरह यूज़ करते हो, ग्राफ्स वगैरह यूज़ करते हो। कॉन्टिन्यूस वर्सेस कॉन्टिन्यूस जहाँ पे कोरिलेशन है, तो कॉन्टिन्यूस वर्सेस कॉन्टिन्यूस कोरिलेशन जो है वहाँ पे कोरिलेशन यूज़ करते हैं। कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल में आप काई स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। काई स्क्वायर कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे 20% शेल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ पे देखो सारे क्या है कि 5 से ज़्यादा हैं। 5 से कहने का मतलब 5% है, तो 5% से ज़्यादा क्या है, 20% शेल वैल्यू। शेल वैल्यू से मतलब ये है कि जो ये एक टेबल दिया हुआ है ना, एक टेबल, एक शेल में जो वैल्यू है वो 5% से, दूसरे को देखो तो समझ आएगा। फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि 5 से कम होता है। अब देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 तो बहुत कम हो गया, वैल्यू 5 से कम हो गया। यहाँ पे कोई 5 से कम है नहीं है, तो उस केस में 20% शेल वैल्यू से 5 से ज़्यादा हैं तो काई स्क्वायर करेंगे। जहाँ 5 से कम है वैल्यू तो वहाँ पे हम फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट करेंगे। चलो फंडामेंटल एरर्स देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ एरर्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है, हमारा नल हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो पाता है।
तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ चला जाता है। टाइप 1 एरर ऑल्सो कॉल्ड द अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसे आपको पहले बताया था, पी वैल्यू भी कहते हैं इसको, हमेशा याद रखना। इट रिप्रेजेंट्स चांसेस दैट रिसर्चर्स कंक्लूड्स दैट टू ग्रुप्स डिफर व्हेन इन रियलिटी दे डू नॉट, है ना। मतलब ये कि उसको उन्होंने बता दिया कि भाई ये डिफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो डिफ़र नहीं कर रहे थे, है ना। उनको उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव तो बता दिया, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड में पॉजिटिव, अब आगे दिखाऊंगा मैं, वो पॉजिटिव होने वाले थे लेकिन उसको क्या गलत कर दिया। तो चांसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन मोस्ट कॉमनली अल्फा इज 6 0.05, दैट इज़ 5%, सबको पता है ना। टाइप 2 द चांस ऑफ फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर इज फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। बेटा इज कन्वेंशनली सेट एट 0.20, 20% हम टाइप 2 एरर लेके चलते हैं। पार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बीटा, डेट इज 1 माइनस बीटा, दिस means that the power is 0.80 or 80%, the data is 0.20. The power represents the chances of avoiding false negative conclusion. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि पावर इज द कॉम्प्लीमेंट, तो वो तो अवॉइड फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन जो है, जो टाइप 2 एरर है, उसको अवॉइड करने का एक तरीका ही है ना पावर। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होगा, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर दोनों ही अपने जीरो नहीं होंगे, बट ये क्या है कि जो फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू के अंदर होंगे। चलो, एबिलिटी ऑफ द टेस्ट, सेंसिटिविटी दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रू पॉजिटिव टेस्ट, स्पेसिफिसिटी स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रू नेगेटिव टेस्ट। ओके, अभी आगे देखेंगे ये, बस ये याद रखो। तो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रू पॉजिटिव टेस्ट से मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए थे और पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर आपने मान लो HIV टेस्ट स्टार्ट किया कैंप, वहाँ पे आपको पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव बताया, ठीक है, दैट इज़ ट्रू पॉजिटिव, तो उसकी वो दैट इज़ सेंसिटिविटी। जितने टेस्ट किए आपने और टेस्ट में पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बताया, दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट और सेंसिटिविटी। जहाँ पे आपने क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रू नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए थी आपने नेगेटिव बताया, दैट इज़ योर स्पेसिफिसिटी। टाइप 1 एरर मिस्टेकन रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, जहाँ पे क्या करना था कि आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को मिस्टेकनली रिजेक्ट कर दिया। वहाँ आपको एक्सेप्ट करना था, HIV पॉजिटिव बताना था, लेकिन आपने क्या किया, नेगेटिव बता दिया, है ना। तो अब क्या हुआ, तो दैट इज़ योर टाइप 1 एरर मिस्टेकन एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस। जहाँ पर देखो उसको नेगेटिव बताना था, आपने क्या किया, पॉजिटिव बता दिया, तो दैट इज़ योर फॉल्स नेगेटिव। ये HIV वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैंप की, सॉरी। चलो, गला भी बैठ रहा है मेरा, अब स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टेड एल डायग्राम टू अंडरस्टैंड द एरर्स और एबिलिटी ऑफ द टेस्ट। अब देखो, ये बहुत अच्छे से समझो। अगर आप y एक्सिस वाले कॉलम पे देखो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, दैट इज़ योर टेस्ट। जो आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलने चाहिए थे। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वो होता है जो एक आइडियल होने चाहिए, ठीक है। आइडियल से मतलब कैसे पता चलेगा आइडियल है, अगर आप कोई रिसर्च करते हो तो वहाँ आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने पड़ते हैं, ठीक है, जहाँ आपको पता होता है कि स्टैंडर्डाइज किया तो उसको ये रिजल्ट मिला, ऐसा होना चाहिए। तो अगर वो आपको पहले से पता है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड में आपको अगर पता है कि पॉजिटिव होने चाहिए तो पॉजिटिव। तो अब देखो, अगर आप ये सबसे पहले ए देखो, ए इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड में भी पॉजिटिव होने चाहिए थे, ठीक है, रिव्यू में भी पॉजिटिव था और आपको भी पॉजिटिव मिले हैं, आइडियली भी पॉजिटिव मिलने चाहिए थे, आपको भी पॉजिटिव मिले हैं, दैट इज़ ए। इसी ए की बात कर रहा था, सेंसिटिविटी मतलब टोटल ट्रू वैल्यू जो ट्रू होने चाहिए थे, टोटल ट्रू HIV टेस्ट जो कि ट्रूली पॉजिटिव है, तो दैट इज़ योर ए। बी देखो, टाइप 2 एरर है, नहीं ए के पहले बाद में हम सीधा डी के लिए बात कर रहे हैं। डी देखो अब यहाँ पे, है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड में नेगेटिव है ना, यहाँ पे देखो नेगेटिव, यहाँ पे देखो नेगेटिव। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में नेगेटिव है मतलब उसको नेगेटिव ही होने चाहिए थे और वो नेगेटिव ही हुए हैं हमारे टेस्ट में भी, दैट इज़ डी इज़ द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट। तो ये दोनों क्या है, ए और डी हमारे एक स्ट्रेंथ को करता है कि हमारा जो हमने RCT की है या स्टडी जो हम कर रहे हैं इसका स्ट्रेंथ अच्छा है। बी की अब हम बात करते हैं, बी और सी की। बी देखो, उसको नेगेटिव होने चाहिए थे लेकिन हमने टेस्ट में क्या किया, पॉजिटिव कर दिया, है ना। तो दैट इज़ योर टाइप 2 एरर, जहाँ पे क्या हुआ, HIV टेस्ट उसका क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, हमने उसको क्या किया, उसको हमने पॉजिटिव बता दिया, है ना। देखो टाइप 2 एरर, चांसेस ऑफ फॉल्स नेगेटिव, तो हमने क्या किया, इसको फॉल्स नेगेटिव कर दिया है, फॉल्स नेगेटिव। अब टाइप सी पे आओ।
सी में देखो ये पॉजिटिव होने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको नेगेटिव कर दिया। दैट इज़ टाइप 1 एरर, चांसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव है ये फॉल्स है हमारे टेस्ट में, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, ये पॉजिटिव है। ऐसे याद रखो, टेस्ट में फॉल्स, गोल्ड स्टैंडर्ड में पॉजिटिव इज़ फॉल्स पॉजिटिव। तो दैट इज़ टाइप 1 एरर। तो फॉर्मूला ये देख लो आप, a डिवाइडेड बाई टी जी प्लस टी जी हो गया टोटल गोल्ड स्टैंडर्ड में पॉजिटिव जितने थे, तो a बाई ए प्लस सी है ना। तो ये ऐसे आएगा। स्पेसिसिटी का भी फॉर्मूला देख लो आप, d बाई टी जी माइनस टेस्ट गोल्ड में टोटल नेगेटिव कितने हैं, तो b प्लस डी होता है। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके लिए ऑल्टरनेटिव टेस्ट क्या होगी। अगर मान के चलो कि हमें टाइप 1 टाइप 2 एरर तो आ गए हमारे पास में, तो हम क्या दूसरा एक्सपेरिमेंट लगाएंगे फिर, है ना। तो येस, अगर हमारे टाइप 1 टाइप 2 एरर होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ टिल्ट हो, तो उसके लिए हम देखते हैं कि ट्रबल शूटिंग क्या हो सकता है कोई भी टेस्ट में। तो इन्वर्टेड एल डायग्राम ये एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो प्लीज़ अच्छे से आप इसको देखो, पढ़ो अच्छे से। कुछ नहीं है, बस ये उसी में हमने एक सेट कर दिया, हमारा जो 40 है, 8 है, 36 है, 16 है, हमने डाटा वैल्यू दे दिया सबके लिए और टाइप 1 कैलकुलेट करके दिखाया आपको। आप इसको वर्कआउट करना, घर पे भी कर सकते हो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये n = 100 के लिए मैंने सेट किया है, तो आप इसको एक बार वर्कआउट करना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये बस। a बाई टोटल टेस्ट पॉजिटिव इज़ द पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज़ d बाय टोटल टेस्ट नेगेटिव। मतलब देखो, तभी तो हमने बात किया था गोल्ड स्टैंडर्ड में, अब हम इधर की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ जो टी जी प्लस पे फॉर्मूला में है ना, सब कुछ टी जी प्लस में, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, लेकिन अब टी टी प्लस और टी टी माइनस में है ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट में कितने पॉजिटिव हैं आउट ऑफ हमारे टोटल टेस्ट पॉजिटिव में, है ना। चलो अब समरी देखो, समरी में कुछ नहीं है, सेम टू सेम उसी का समरी है। अल्फा टाइप 1 एरर है जो कि पी वैल्यू भी होता है और अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। द चांस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट 0.05 और 0.01 वैल्यू हम रख सकते हैं इसकी। बीटा देखो टाइप 2 एरर, चांसेस ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट 0.20। इसके मल्टीप्लायर्स भी होते हैं। मल्टीप्लायर्स एक्चुअली जब आप सैम्पल साइज कैलकुलेट करोगे तब आपको ज़रूरत पड़ती है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। पावर इज़ 1 माइनस बीटा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू, पावर को डिफाइन ऐसे करोगे आप, टू अवॉइड द टाइप 2 एरर वी यूज़ द पावर, है ना। तो यहाँ पे डिफाइन तो आपको लिखा गया है, अब देख लो इसको। 0.80 होता है ये कन्वेंशनल वैल्यू। मिनिमम क्रिटिकल रेलेवेंट MCRD भी होता है। द मिनिमल डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ अ रिसर्चर कंसिडरिंग द थिंग्स। वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली होता नहीं है ये, लेकिन इसको सिनोनिम मतलब दोनों को ऐसे ही यूज़ करते हैं। वेरिएबिलिटी डिसाइड करती है। तो ये एक्चुअली फैक्टर्स जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। समरी मैंने एक पेपर से लिया है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस डाटा की बात करते हैं। अगर हम डाटा कंपेयर कर रहे हैं तो डाटा शुड भी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो हम टेस्ट कौन कौन से कहाँ लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, आप प्लीज़ याद रखना इसको। अब देखो, अगर आपके पास पैरामेट्रिक डाटा है और 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में डाटा है तो आप क्या यूज़ करोगे, टी टेस्ट। अगर नॉन पैरामेट्रिक डाटा है और 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं तो विल्कॉक्सन रैंसम टेस्ट भी कर सकते हो और मैक नंबर भी कर सकते हो, है ना। आपके पास 2 पेयर डाटा है, वहाँ इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे 2 पेयर डाटा है, मतलब फॉलोअप भी है आपके पास में। तो अगर फॉलोअप वाले 2 ग्रुप हैं आपके पास में तो वहाँ आप पेयर टी टेस्ट यूज़ कर सकते हो पैरामेट्रिक के लिए, और नॉन पैरामेट्रिक के लिए विल्कॉक्सन साइन रैंसम टेस्ट। इसको घोल के पी जाओ आप, बस यही करो, ये हर जगह पूछा जाएगा ये। अगर 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, यहाँ 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, अब यहाँ देखो 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो 1 वे अनोवा करते हैं, और पैरामेट्रिक के लिए, नॉन पैरामेट्रिक के लिए क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। मोर देन 2 पेयर्ड, जहाँ 2 से ज़्यादा फॉलोअप हो ग्रुप्स के, ठीक है, तो ग्रुप्स ज़्यादा हों और फॉलोअप भी हो उसके साथ में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपीटेड मेजर एनोवा करेंगे पैरामेट्रिक के लिए। नॉन पैरामेट्रिक के लिए फ्रीडमैन एनोवा। कोरिलेशन टेस्ट पियर्सन पैरामेट्रिक के लिए, सॉरी पियर्सन पैरामेट्रिक के लिए, नॉन पियर्सन के लिए स्पीयरमैन। कोई दिक्कत, ये ऐसे है, मान के चलो कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं अगर हमारे पास ग्रुप्स दिए गए हो तो इसको करके आप कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो दुनिया की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देख लो आप। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको
नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोवेरिएंस भी पूछते हैं, लेकिन कोवेरिएंस की साइड में रखा है कि उसको अगर नहीं भी करते हो मत करो, लेकिन इन 5 को तो आप घोल के पी जाओ, ठीक है। देखो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या है, वेरिएंस मतलब डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। कोई भी कोफिशिएंट अगर करते हो ना आप, तो वो डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 हो जाता है। तो वही देखो, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट अंडर डिग्री ऑफ फ्रीडम और n-1, ठीक है। का स्क्वायर का ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। कॉन्फिडेंस इंटरवल देखो, x ये मीन है, प्लस माइनस जेड स्कोर जो मैंने बताया था ना, जेड स्कोर का एक टेबल होता है, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, जेड स्कोर का टेबल होता है। तो उस टेबल से आप जेड स्कोर निकाल लिए, तो x मीन प्लस माइनस जेड स्कोर इंटू SD बाय रूट अंडर n, दैट इज SC। तो ये क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम SCM भी बोल देते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि मीन से स्टैंडर्ड एरर, ये स्टैंडर्ड एरर हो गया ना, देखो ये उठ के यहाँ आ गया, तो स्टैंडर्ड एरर मीन प्लस माइनस क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर हो जाता है। अगर जेड स्कोर की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, तो फिर तो नॉर्मली 1 ही होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये देखो, तो फिर क्या होता है, मीन प्लस माइनस SC। चलो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑड्स एंड रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, अगर एक मान लो कि एप्पल है, एप्पल को 4 भाग में आपने कट किया, ठीक है, 1/4 1/4 सबका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ABCD। अब ऑड क्या होता है, वो ऑड वो होता है जिसमें आप अगर A डिवाइडेड बाय होल, मतलब एक भाग अगर सेब का है डिवाइडेड बाय फुल, है ना। अब देखो A का रिस्क क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D। तो ये प्रीवेलेंस भी कहते हैं कभी कभी, ये छुप गया प्रीवेलेंस, आप देखो। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, तो बस आप ये याद रखना, है ना। तो क्वेश्चन है एक, आप सॉल्व करो इसको, आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में कुछ नहीं है, ये बोल रहे हैं कि देयर वेर 2 ग्रुप्स इन द क्लास, 2 ग्रुप थे A और B। A हैड 50 स्टूडेंट्स और B हैड 60 स्टूडेंट्स। A का जो एवरेज है वो 20 है, B का एवरेज 30 है, तो टोटल क्लास का एवरेज क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला देखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है आपको, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 का डिवाइडेड बाय n, है ना। तो n1 हो गया फर्स्ट का, n2 हो गया सेकंड का, क्लास का टोटल नंबर हो गया, ये टोटल नंबर तो वही होगा, n इज़ नंबर, x इज़ मीन। तो नंबर टोटल तो क्लास का क्या हो गया, 30, मतलब 50 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, 110 हो गए, है ना। तो डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा, 50 गुना 20, 60 गुना 30 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू 25.45। सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन देख लो थोड़ा सा। सैम्पल साइज़ क्या होता है कि सैम्पल साइज़ कितने पेशेंट्स आपको स्टडी में रखने होते हैं, ठीक है। तो इफ सैम्पल साइज इज टू स्मॉल, वो भी दिक्कत है, ज़्यादा रखोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। द मेन एम ऑफ द सैम्पल साइज कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट क्लिनिकली रिलेवेंट ट्रीटमेंट ग्रुप इफेक्ट। ट्रीटमेंट देखने के लिए हम सैम्पल साइज़ को रखते हैं, ड्रग्स बर्बादी होंगे ना अगर आप ज़्यादा रख लोगे तो, ठीक है। तो अगर आप इसलिए क्या करते हैं, बहुत कम और मिनिमल रखते हैं सैम्पल साइज़। चार्ट्स और ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट चार्ट्स देख लो आप कौन कौन से हैं। सबसे अच्छा हिस्टोग्राम होता है, सबको पता है ये। और विस्कर प्लॉट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो ये मिड वैल्यू होता है उसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आप विस्कर किसको बोलते हैं, विस्कर हो जाता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम से लेके आपको Q1 और Q2, Q1 ये आप देख लो, जो ये है बस इसको आप ध्यान में रखना कि मीडियन और विस्कर लाइन हो जाता है बीच का। विस्कर इज समझ लो कि एक तरह से आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरह में आप रख सकते हो इसको, कि कितना ऊपर आउटलायर है कितना नीचे आउटलायर, दैट इज विस्कर। विस्कर से मतलब ये होता है कि थोड़ा सा विस्कर को आप आउटलायर के टर्म में देख सकते हो, विस्कर इज आउटलायर, तो आउटलायर कहाँ कहाँ पे, ठीक है। विस्कर बॉक्स प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हिस्टोग्राम बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, फिर भी आप याद रख लो कि लीजेंड बोलते हैं ऊपर वाले को, टाइटल बोलते हैं, और टाइटल ऊपर वाले को बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं जो एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट करता है। लाइन ग्राफ, फनल ग्राफ, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस आपको ये याद रखना है। हीट मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीट मैप में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट वाला तो बॉक्स है, बॉक्स हीट मैप बोलते हैं इसको, तो बॉक्स में आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। सेकेंड है कॉन्टूर हीट मैप, वहाँ पे क्या होता है डिफरेंट आपको, कॉन्टूर का मतलब क्या होता है, कॉन्टूर मतलब एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के तौर पे आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, तो ये कॉन्टूर हीट मैप है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट मैप हो गया, विस्कर प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सब आप देख लो यहाँ पे, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड मुझे लगी तो मैंने इंसर्ट किया है।
थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इंक्वायरी करनी है तो आप सीधा मुझे मेल कर सकते हो मेडिक्विक में इंडिया पे। और जो आंसर था फादर ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स का वो था फ्रांसिस गाल्टन, डेट इज़ एफ गाल्टन, फ्रेडरिक गाल्टन, सॉरी। ठीक है, तो गाल्टन याद रखना आप, गाल्टन इज़ द फादर ऑफ द ये। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें बहुत ज़रूरतमंद तक। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, थैंक यू। तो प्लीज़ फीडबैक दे यार, अगर अच्छा नहीं लगा वीडियो, इंप्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ बताएं आप। और पीएचडी की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, थैंक यू।